हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी फ्लाई में। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है भारत का भूगोल क्लास 4th, जिसमें हम बात करेंगे मिट्टियाँ, भारत के वन और आपका सिंचाई व्यवस्था से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में और जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना है। मात्र ये 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ होगी, जिसमें हम मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भारत के वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और सिंचाई व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं मिट्टियाँ टॉपिक की तरफ। चलिए समझते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बाँटा गया है, जो कि निम्न है। तो यहाँ पे पहला हमें क्या हो गया कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने मिट्टियों को, भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बाँटा गया है? 8 वर्गों में। वो कौन-कौन से वर्ग हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पहले एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने परिषद ने भारत की मिट्टी को कै वर्गों में बाँटा गया है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया कि 8 वर्गों में। और वो कौन-कौन से 8 वर्ग हैं, चलिए उनको भी समझ लेते हैं और उनसे कैसे प्रश्न बनेंगे, साथ ही साथ उनको भी कवर करते चलेंगे। तो पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी या जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं, ठीक है? और दूसरा है आपका काला काला मिट्टी, काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। तीसरी है आपकी लाल मिट्टी जिसको रेड सॉइल कहते हैं और लैटेराइट मिट्टी है आपकी चौथी। और बात करें यहाँ पे 5वीं मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी है, ठीक है? कौन-सी है? मरुस्थलीय मिट्टी है। और छठी मिट्टी की यदि हम बात करें तो खारी और क्षारीय मिट्टी, जिसे सैलिन एंड एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। और 7वीं है आपकी पीटमय या जैव मिट्टी जिसको पीट्स सॉइल कहते हैं। और बात करें लास्ट वनीय मिट्टी जिसको फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। तो ये 8 मिट्टियों के प्रकार हैं, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 वर्गों में विभाजित किया है। चलिए अब इन मिट्टियों से कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उनको भी देखते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है, इन सभी के 8 के आप नाम याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को समझते हैं कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुड़ या रैगड़ या रेगुअर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चैनोजम आदि अलग-अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है? तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि कपास के लिए जो मिट्टी सबसे उपयोगी होती है वो कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, ये आप याद रखेंगे, काली मिट्टी होती है, ठीक है? और काली मिट्टी को ही आप रेगुड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चैनोजम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रैगड़ या रैगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। देखिए जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है, बार-बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा गया है एक एग्जाम में कि जो मालवा का पठार है वो किस मिट्टी के अंतर्गत आता है? वो काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करें काली मिट्टी के विस्तार की, तो भारत में काली मिट्टी का जो विस्तार है, यहाँ पे बात करें यदि, तो भारत में जो काली मिट्टी का विस्तार है वो मुख्यतः आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलता है। बात करें काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है? एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा, जिसको बेसाल्ट्स बोलते हैं, से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी के कितने नाम यहाँ पे हो गए। एक उष्णकटिबंधीय चैनोजम मिट्टी हो गई, एक आपकी रेगुड़ मिट्टी के नाम से इसे जानते हैं, काली मिट्टी, इसको लावा मिट्टी, कितने नाम हो गए आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो काली मिट्टी से प्रश्न एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। कपास वाली मिट्टी भी इसको बोलते हैं और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो भी काली मिट्टी ही है, ठीक है? चलिए आगे बात करें लेटराइट मिट्टी, ये क्या है, इससे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इसको देखते हैं। चलिए, तो लेटराइट मिट्टी क्या है आपकी? लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियां सामान्यतः लोहे तथा एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास
चूना तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है इसमें। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन, पोटाश और चूना और कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। इसका सर्वाधिक विकास मालाबार तटीय प्रदेश केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं। ठीक है, जो लेटराइट मिट्टी होती है वो कम उर्वरता वाली मिट्टी है। और इसका यदि विस्तार की हम बात करें तो मालाबार तटीय प्रदेश हैं जैसे कि केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चीज़ें हम साथ के साथ कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, मेरे साथ दोस्तों बने रहना है, आपको वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से वीडियो को देखना है दोस्तों। और जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आई पॉज़ करके आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको बार-बार अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल दोस्तों तैयारी करा रहे हैं आपके लिए। जीएस की क्लासेस, आपके साइंस की क्लासेस भी हो चल रही हैं, जहाँ पे फिजिक्स की काफ़ी सारी क्लासेस हमने करवा चुके हैं। वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और आपकी मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बहुत जल्द दोस्तों रीजनिंग की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी बहुत जल्द दोस्तों। यहाँ पे कंप्लीट आरआरबी ग्रुप डी का जितना भी सिलेबस है उसको दोस्तों बहुत कम टाइम में मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आपके, उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएँ ताकि उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ, जो तैयारी कर रहे हो आप, मान लीजिए आपने कई बार चीज़ों को पढ़ लिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मात्र 10 से 15 मिनट की ये वीडियोज़ होती है हमारी, तो इसमें आपका एक तो टाइम बचेगा और कम टाइम में मतलब अधिक तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कहीं न कहीं आपका उनका रिवीज़न हो जाएगा और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, कितना सिलेबस हमको कम से कम पढ़ना चाहिए, इतना तो मतलब पढ़ना ही चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, केवल उन्हीं को हम यहाँ पे लिए हैं आपके लिए, फालतू की बहुत कम चीज़ें यहाँ पे हम लेंगे। जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है? यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम बताइए, तो वो है कछारी, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। यह देश के लगभग 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब बात करें जलोढ़ मिट्टी, यही है क्या है कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई है। यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ की मृदा, यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि बता दीजिए कि भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी जिसको बोलते हैं वो है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी को भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से दो भागों खादर एवं बांगर में विभक्त किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। और ये इसमें एक बात बता दूं, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो दो प्रश्न आपके तैयार हो गए एग्जाम की दृष्टि से कि भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, और सबसे अधिक क्षेत्र में जो पाई जाती है वो भी जलोढ़ मिट्टी है, और नाइट्रोजन की सबसे कम मात्रा होती है। और जलोढ़ मिट्टी को भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से दो भागों खादर एवं बांगर विभक्त किया गया है, खादर और बांगर में। दोस्तों दोस्तों चीजों को हम एक सीक्वेंस से इस तरीके से पढ़ लेंगे कि आपका कोई भी प्रश्न कैसे ही बन जाए मिट्टियों से छूटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सभी जितने भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है मिट्टी से संबंधित, वो कहीं ना कहीं जब आप मैं इस क्लास को खत्म करूंगा तो आपको लगेगा हाँ अब मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा इससे ही काम चल जाएगा और ये बहुत हद तक काफी है आपके लिए। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, ठीक है याद रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। याद रखेंगे, खादर और बांगर से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो खादर और बांगर है वो दो भाग किसके हैं, वो जलोढ़ मिट्टी के भूगर्भ क्षेत्र के ही है। याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी के। और खादर किसे कहा जाता है, बांगर किसे कहा जाता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो पुरानी कछारी मिट्टी है, उसको क्या कहते हैं, बांगर। ठीक है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। याद रखेंगे, खादर और बांगर। ठीक है, समझ आ गया होगा चीजों को दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों चैनल पर कम समय में अधिक तैयारी कराने का बस हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है, बिना किसी दोस्तों फालतू बात किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। याद रखेंगे, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या है, मतलब पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, वो क्या है, गंगा के मैदान की पुरानी, वो बांगर कहलाती है, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक भी दोस्तों प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगा यदि आपने हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखा बिना स्किप किए पूरा। चलिए, बलुई दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में बड़े होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे कम जल धारण क्षमता जो होती है वो बलुई दोमट मिट्टी की होती है, याद रखेंगे। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी और सबसे अधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है, तो चिकनी मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक जल धारण वाली क्षमता वाली मिट्टी है और सबसे कम जल धारण क्षमता किसमें होती है? बलुई दोमट मिट्टी में, याद रखेंगे। तेजाबी मिट्टी अम्लीय एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने लाइम का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, जो तेजाबी मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसे कृषि योग्य आपको यदि बनाना है तो उसमें किसका, लाइम जिसको चूना बोलते हैं का प्रयोग करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में प्रश्न बने हैं दोस्तों, ये जितने भी दोस्तों यहाँ पे मैं इन प्रश्नों को आपको करा रहा हूँ, तो ये पॉइंट जो है, इस एक एक पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे आप छोड़ के इस वीडियो को स्किप करके पॉज करके आगे बढ़ जाएंगे। 10-10 सेकंड की आप वीडियो निकाल दें, इससे दोस्तों उससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी तैयारी पर। बस आपको यही धैर्य बना के रखना है कि चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इससे भी कम आपको पढ़ने में ये कहो कि आप इससे भी हमें कम चाहिए, तो दोस्तों फिर नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन। इतना तो आपको दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप रटो या कुछ भी करो दोस्तों, इतना तो जीके में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे मैथ रीजनिंग की, इनको तो दोस्तों आप दिमाग से समझोगे चीज़ों को तो वो कवर हो जाती हैं बहुत हद तक, लेकिन कुछ जीके के प्रश्न दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ता है और समझना भी पड़ता है। समझने के साथ साथ रटेंगे तो अच्छा याद होगा। ठीक है, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि यदि यदि मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसके खारेपन को हटाने के लिए सीधी सी बात है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट मतलब क्षारीय जो चीज़ें हैं उनको मिलाना पड़ेगा। जो अम्लीय चीज़ें हैं उनको क्षारीय बनाने के लिए तो क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करना होगा ना, जैसे कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के अधिक अम्लीय क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती है दोस्तों। ये आप ध्यान रखना है। यदि मिट्टी अधिक अम्लीय हो या अधिक क्षारीय हो तो वो सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। ठीक है, एक मीडियम होना चाहिए दोस्तों, एक तरीके से उदासीन के आसपास आपकी मिट्टी होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा अम्लीय और ना ही ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। चाय बागानों टी प्लांट्स के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चाय बागानों के लिए कैसी, गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी, जहाँ पे जल का भराव ना हो, वो चाय बागानों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा टीवी टेलीविजनों वगैरह में पहाड़ों पे दिखाए जाते हैं चाय के खेत वगैरह, दिखाए जाते हैं चाय कॉफ़ी के, तो उसमें क्या होता है, वो पहाड़ों पे बने होते हैं, एक ढलान पे बने होते हैं जहाँ पे जल रुकता ही नहीं है, वो मतलब जल रुक नहीं सकता। तो वहाँ पे अच्छी हैं चाय बागान जो होते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे होता है चीज़ें। चलिए, इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि चाय के बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी आवश्यकता होती है, जहाँ पे पानी रुके नहीं, जमे नहीं मतलब। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, याद रखेंगे, जो चंबल घाटी का क्षेत्र जो है भारत में, वो मृदा का अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। फसल चक्र अर्थात फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है तथा साथ ही साथ यह नियंत्रण में भी मदद करती है। दोस्तों याद रखेंगे, फसल चक्र क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने कोई चीज़ है, आप जैसे रबी खरीफ की वगैरह फसलें बोते हैं, जैसे आपके पहले गेहूँ बोया, उसके बाद गेहूँ के बाद आपने मक्का बो दी। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीज़ें बो दी, तो क्या होता है, वो फसल चक्र परिवर्तन हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी मिट्टी है उसकी उर्वरता शक्ति दोस्तों बनी रहेगी। ठीक है, और यदि आप करते क्या है कि बार बार एक ही फसल को आप बोते जा रहे हैं, तो जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है दोस्तों कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। मान लीजिए आपने गेहूँ बोए और फिर आप गेहूँ बोना चाह रहे हो और फिर गेहूँ बोना चाह रहे हो, मतलब तीनों फसल आप एक ही चीज़ की ले रहे हो बार बार, तो उससे क्या होगा, जो आपकी उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, वो दोस्तों बेकार हो जाती है दोस्तों। इसलिए कहते हैं फसल चक्र परिवर्तन से दोस्तों चीज़ों को करना चाहिए। मतलब जो आपने फसल भी, उसके बाद कुछ और फसल बोएं, उसके बाद कुछ और बोएं, इससे क्या होता है, एक फसल चक्र बना रहता है, आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक थे मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो हमने कवर कर लिए यहाँ पे। अब दोस्तों जो भारत के वन हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों, ये 10 से 15 पॉइंट हैं, इनको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। कैसा कि, जैसे कि मृदा अपरदन को वनारोपण से रोका जा सकता है। कई बार प्रश्न बना है ये एग्जाम में कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वन रोपण मतलब वन पेड़ पौधों को लगा करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जिसको पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक वृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले, ये दोस्तों ये सभी
प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको कि इनको छोड़ते चलें, स्किप करते चलें कि ये अरे ये कैसे प्रश्न आ गए। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बनते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। याद रखना है चीज़ों को कि भारत में सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्रफल में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है। आगे पलाश या ढाक जिसको ब्यूटीना मानुस्पर्मा कहते हैं को जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। पलाश या ढाक को क्या कहा जाता है? जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। और बात करें दोस्तों जो पलाश जिसको बोलते हैं, इसको ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इसको घोषित किया गया है। याद रखेंगे जो पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का, यूपी का अपने का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, ठीक है, याद रखना। फर्न एक संवहनीय पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं, ठीक है, फर्न में। याद रखेंगे सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, खेजरी है। देवदार का वृक्ष समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। याद रखेंगे आपसे पूछ ले कि वह कौन सा वृक्ष है जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो आप कहेंगे देवदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरी पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष हैं, सुंदरी जो है। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है दोस्तों, सिनकोना, जिसका उपयोग किया जाता है दोस्तों दवाई में सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है, मलेरिया की दवाई यहाँ पे बनाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे देखते हैं। अब सिंचाई व्यवस्था से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे हम। ये अंतिम टॉपिक होगा इस वीडियो का दोस्तों। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस आपको धैर्य बनाए रखना है और चीज़ों को साथ के साथ हमारे साथ दोस्तों कवर करते चलना है, ठीक है। आपको दोस्तों अच्छे से एक बार वीडियो को देख लोगे, साथ के साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ऐसे ही पूछा गया है कि भारत में भी उत्तर प्रदेश में अपने यूपी में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आप कहेंगे सर नलकूप के द्वारा। और दूसरे नंबर पर उसके बाद नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। पहले नंबर पर नलकूप जो होते हैं बिजली वगैरह होती है उनसे होती है, और दूसरे नंबर पे नहरों से सिंचाई होती है, ठीक है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है, याद रखेंगे, पूछा गया है प्रश्न। जो आपका मंगलम सिंचाई परियोजना है आपकी केरल राज्य में है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर है, जो कि 1927 में बनाई गई थी, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है गंग नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली भारत के जनक की उपमा मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को प्रदान की गई है दोस्तों। आधुनिक सिंचाई प्रणाली जो है वो भारत में के जनक उपमा मोक्ष गुंडम विश्ववरैया को प्रदान की गई, याद रखेंगे दोस्तों। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नरौरा जो है वो आपका कहाँ है, तो जिला बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बुलंदशहर में है नरौरा, ठीक है। जिसे निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल जिसे कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में की गई, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सीधा सीधा कि बता दीजिए कि केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब की गई, कौन से सन में की गई, तो 1945 में की गई, याद रखेंगे। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, जबकि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, कहाँ है आपका राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की उत्तराखंड में है, ठीक है, वर्ष 1978 में स्थापित की गई थी दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। अब है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की यदि यहाँ बात करें तो कौन सी है? शारदा नहर है, याद रखेंगे। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि 649 किलोमीटर पंजाब हरियाणा राजस्थान तक है, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में पारित हुआ, ठीक है। तीनों के तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इनको आप अच्छे से देखें कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, मैं आपको बता दूं तो कौन सी है, वो शारदा नहर है। और देश की यदि बात करें तो सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी है, जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 में पारित हुआ, इस सन को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे भारत पाक के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, सन को याद रखेंगे। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल गन्ना 93.7% है, उसके बाद गेहूं 91.3% है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है ये, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता
सिंचित क्षेत्र वाली जो फसल है वो गन्ना है 93.7%। उसके बाद गेहूँ है, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? मेरठ, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर में मुख्यतः पूर्वी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है। खटीमा जल विद्युत गृह शारदा नहर पर बनाया गया है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1974 से 75 में शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियो लाते रहें दोस्तों। मेरा वादा है मैं यहाँ आपको दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की कंप्लीट तैयारी दोस्तों मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। आपकी करंट अफेयर की क्लासेस आएंगी, यहाँ पे रीजनिंग की आएंगी, मैथ की भी आ रही हैं धीरे धीरे। सभी सिलेबस जो है वो कंप्लीट मैं यहाँ पे कराऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।